हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ। मीन्स 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने कौन कौन सी नीतियाँ बनाई। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नवीन प्रशासनिक स्वरूप से। नवीन प्रशासनिक स्वरूप से समझने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा इसके पहले के समय के बारे में करेंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1858 की प्रशासन और नीतियाँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है 1858 के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा 1857 के बारे में करेंगे। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि सन 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था उसमें भारतीय वीरों ने अपना बलिदान देते हुए अंग्रेजी शासन पर प्रहार कर न केवल उनकी अपनी शक्ति का उन्होंने परिचय दिया बल्कि अंग्रेजी शासन की उन्होंने नींव हिला दी थी। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों को कठोरतापूर्वक दमन कर दिया गया, किंतु इस घटना ने इंग्लैंड की सरकार को झकझोर कर रख दिया था। मीन्स उनकी नींव हिला दी थी। यानी कि 1857 का जो आंदोलन था उसने अंग्रेजों की नींव हिला दी और पुनः भारतीय लोगों के बारे में एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तभी से भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार भारत के बारे में फिर से विचार करने के लिए विवश हो गई और परिणाम उसका यह हुआ कि 1857 के आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने दोबारा से भारतीय लोगों पर राज करने के लिए नए नियम बनाए, नए कानून बनाए, नवीन प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। तो चलिए हम बात कर रहे थे नवीन प्रशासनिक स्वरूप की, तो उस पर बात करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न हुए असंतोष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी ठहराया। मीन्स 1857 के आंदोलन से 1857 के आंदोलन से अंग्रेज लोग डर गए थे, भयभीत हो गए थे। मीन्स वो डर गए थे और ये जो 1857 का आंदोलन हुआ इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराया कि उनकी गलतियों की वजह से ये आंदोलन हुआ। उनके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व आर्थिक नीतियाँ के कारण 1857 का आंदोलन हुआ और फिर उन्होंने ब्रिटिश सरकार में कंपनी शासन को समाप्त करने के लिए संकल्पित हो गए। यानी कि मैं ये कहूँ कि 1857 के आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने पुनः विचार किया और इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत में एक नई शासन व्यवस्था की शुरुआत करने की सोची। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि 1858 ईस्वी का एक कानून बनाया। तो क्या बनाया उन्होंने? 1858 ईस्वी का कानून या 1858 ईस्वी का अधिनियम। यानी उनका जो सबसे पहला काम था वह था 1857 के बाद 1858 ईस्वी का एक नया कानून बनाना या 1858 ईस्वी का अधिनियम, जिसे मतलब उन्होंने नाम दिया 1858 का अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को क्रियान्वित करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया और जिसे उन्होंने 1858 अधिनियम का नाम दिया। और इस अधिनियम के द्वारा उन्होंने निम्नांकित कार्य किए। कौन से कार्य किए? जो कि नीचे दिए हुए हैं। यानी हम आपसे ये कहें कि सरल शब्दों में कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी और वह भारतीयों की शक्ति को देखकर डर गए। इसके बाद उन्होंने पुनः अपनी नीतियाँ बनाई, नए कानून बनाए और सबसे पहले उन्होंने जो कानून बनाया वो था 1858 ईस्वी का अधिनियम। और उसमें
निम्नांकित बातों को लिखा गया जो कि नीचे लिखी गई हैं, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसके शासन को समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया, यानी कि अब भारत का जो प्रशासन है वह इंग्लैंड की महारानी के अधीन रहेगा, वो उसे देखेंगी। इसके बाद वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। मीन्स वो जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्हीं का जो उनके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय को बनाया गया, यानी कि वायसराय को इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया जो कि सारे काम देखेगा भारत में। तो इस तरह उन्होंने 1858 का अधिनियम बनाया और उसमें ये जो बदलाव हम पढ़ रहे हैं ये किए। इसके बाद दो और हैं। भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उसकी परिषद का निर्माण किया गया। मीन्स भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में एक पद जिसे भारत सचिव का नाम दिया गया उसकी परिषद बनाई गई। इसके बाद भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया, यानी कि जो भारत सचिव था जिसका निर्माण किया था उसे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के उत्तरदायित्व सौंपे गए कि वह भारत के सारे प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को यानी कि जिम्मेदारियों को वह संभालेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंग्लैंड की महारानी की घोषणा। चूँकि हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की महारानी का, इंग्लैंड वह देश है जिसने हमारे देश के ऊपर 200 वर्ष तक शासन किया, यानी कि हमारे देश को गुलाम बनाया। तो इंग्लैंड में जो सर्वोच्च व्यक्ति होता था वह वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यानी कि वहाँ की जो राज्य चलाने का जो देश को चलाने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वहाँ की महारानी की थी और वहाँ पर महारानी का शासन रहता था, आज भी है। तो इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के बाद 1858 का अधिनियम बनाने के बाद एक घोषणा की जिसे इंग्लैंड की महारानी की घोषणा का नाम दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंतिम गवर्नर जनरल था जिसका नाम था कैनिंग, क्या था? लॉर्ड कैनिंग। और किसका गवर्नर था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था और वह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर था। उसे ही यानी कि उस व्यक्ति को ही, लॉर्ड कैनिंग को ही इंग्लैंड की भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। मीन्स ये जो लॉर्ड जनरल गवर्नर था उसी के पद को बदलकर वायसराय का नाम दिया गया। जो गवर्नर जनरल का पद था उसे चेंज करके अब नया नाम दिया गया वायसराय का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लास्ट गवर्नर जनरल था उसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। और इसी समय इंग्लैंड की महारानी ने एक घोषणा जारी की जिसे भारत में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के एक दरबार में पढ़कर सुनाया था। अपनी घोषणा में महारानी ने ये कहा था जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। मीन्स लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो घोषणा की थी उस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने उत्तर प्रदेश का शहर है इलाहाबाद जिसका नाम बदलकर वर्तमान में प्रयागराज किया गया है। तो उस इलाहाबाद में के एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा को पढ़कर सुनाया। तो उसका जो पहला पॉइंट था वो इस प्रकार है कि अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। मीन्स इंग्लैंड की महारानी ने अपनी घोषणा में ये कहा कि अब अंग्रेजी राज्य में भारत का कोई नया क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी बातें उस घोषणा में लिखी जो कि इस प्रकार है। अंग्रेजी राज्य में भारत का कोई क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा, ये तो उन्होंने कह दिया। इसके बाद भारतीयों के रीति रिवाजों एवं प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। यानी उनका जो दूसरा पॉइंट था घोषणा में वो ये था कि अब भारतीय लोग हैं और उनके जो रीति रिवाज हैं और उनकी जो परंपराएं हैं उनका
सम्मान किया जाएगा, इंग्लैंड की सरकार उनका सम्मान करेगी। इसके बाद तीसरी बात उसमें जो लिखी थी वो ये है कि न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। यानी कि जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था में भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, मतलब उन्हें भी समान न्याय दिया जाएगा इंग्लैंड के लोगों की तरह। उनके साथ उदारता का व्यवहार किया जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता का भी पालन किया जाएगा। भारत के राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मीन्स इंग्लैंड की महारानी ने अपनी घोषणा में कहा कि भारतीय जो राजा हैं उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनके अधिकारों को मतलब उनके अधिकार हनन नहीं किए जाएंगे, यानी उनके अधिकारों को छीना नहीं जाएगा, उनके अधिकार पहले की तरह सुरक्षित रहेंगे। इस तरह कई सारी बातें इंग्लैंड की महारानी ने अपनी घोषणा में कही थी। इसके बाद कुछ बातें उन्होंने और भी लिखी थी। प्रशासनिक सेवाओं में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मीन्स अब जो सरकारी नौकरियां दी जाएंगी भारत में, अब जो सरकारी नौकरियां दी जाएंगी या जिनकी नियुक्ति की जाएगी उनमें जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। मीन्स जो भारत की जनता है उनकी नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए इंग्लैंड सरकार काम करेगी। इसके अलावा भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा, मीन्स समझा जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है स्टूडेंट, इंग्लैंड की महारानी ने अपनी घोषणा में ये लिखा कि अब भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान ही समझा जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह उन्होंने 1858 के अधिनियम को बनाने के बाद एक घोषणा जारी की और उस घोषणा में इस तरह ये 7 बातें उन्होंने लिखी ताकि भारतीय लोगों का वह विश्वास जीत सकें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की घोषणा की, जिन्होंने अपनी घोषणा लिखकर भारत में भिजवाई और वहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया और इतनी सारी बातें उसमें लिखी ताकि इस घोषणा के द्वारा वह भारतीय जनता का मन जीत सकें और भारतीय जनता उन पर विश्वास करने लगे। तो इसके लिए उन्होंने ये सब किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं आपको एलिजाबेथ प्रथम जो कि इंग्लैंड की महारानी थी उनकी मैंने पिक भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि हम इंग्लैंड की महारानी की घोषणा की बात कर रहे हैं। तो इंग्लैंड की महारानी भी किस तरह दिखती थी, इसलिए मैंने आपको ये पिक यहाँ पर दिखाई है। तो ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम है और इन्होंने ही यह घोषणा जारी की थी। एलिजाबेथ प्रथम का जन्म 7 सितंबर 1533 में हुआ था। कब हुआ था एलिजाबेथ प्रथम का जन्म? 7 सितंबर 1533 में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 मार्च 1603 में हुई थी। कब हुई उनकी मृत्यु? 24 मार्च 1603 में। इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी थी वो। मीन्स जो इंग्लैंड की महारानी थी वह सिर्फ इंग्लैंड की नहीं थी, वह आयरलैंड की भी महारानी थी, जिनका शासनकाल 17 नवंबर 1558 तक यानी कि उनकी मौत तक चला। 17 नवंबर से 1558 तक जब तक वह जीवित रहीं तब तक वह महारानी के रूप में रहीं। यह ब्रिटेन के ट्यूडर राजवंश की 5वीं और आखिरी सम्राट थी। यानी कि जो इंग्लैंड की महारानी थी वह ट्यूडर राजवंश की थी और वह 5वीं और आखिरी सम्राट थी उस समय। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 1858 अधिनियम के बाद भारत सरकार, वायसराय एवं उसकी परिषद। इस तरह है स्टूडेंट्स, 1857 के बाद इंग्लैंड की सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने नए नए नियम बनाए। उसमें एक नियम यह भी था कि भारत सरकार, वायसराय और एवं उसकी परिषद 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में किए गए परिवर्तनों में अब गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में
नियुक्त हुआ। मीन्स जो पहले जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसका नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया वायसराय। जैसा कि मैंने अभी आपको घोषणा से पहले भी बताया था कि 1858 ईस्वी के अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए थे, और उस बदलाव में एक बदलाव यह भी था कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके उसे नया नाम दिया गया वायसराय, जो कि इंग्लैंड के राजा या वहाँ की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करता था। और भारत में वायसराय सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। मीन्स वायसराय भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि था, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था, और उसी के अंडर में पूरा देश काम करता था। वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। यानी वायसराय जो था उसकी सहायता के लिए कि इतने बड़े देश को संभालने के लिए अकेला व्यक्ति काफ़ी नहीं है, इसके लिए उन्होंने 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। और इस परिषद में यह सारी बातें कही गई थी जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। नंबर 1, 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, और बाद में पुनः सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मीन्स 1861 के बाद जो कानून बनाया गया उसमें जो भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कुछ बदलाव किए गए। अब 4 की जगह 6 सदस्य तथा मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 12 सदस्य तक रखे जा सकते हैं उसमें, और इसके बाद इसमें पुनः वृद्धि की गई, यानी कि 12 के बाद भी उसमें और सदस्य बढ़ाए गए। इसके बाद प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई। क्या की गई? प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई। मीन्स राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण किया गया। बंगाल, बम्बई एवं मद्रास के बाद अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। यानी सबसे पहले बंगाल, बम्बई एवं मद्रास में विधान परिषदें गठित की गई। उसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदें प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी, यानी कि प्रांतीय प्रशासन को संभालती थी, किंतु कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था। विधान परिषदों को प्रांतीय प्रशासन के लिए जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन उन्हें कोई भी कानून बनाने से पहले, प्रांतों के लिए कोई भी कानून बनाने से पहले वायसराय की अनुमति लेना या गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था। और प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन होता था प्रांतों में सर्वोच्च अधिकारी? गवर्नर होता था। इस तरह कई सारे बदलाव 1858 के बाद किए गए थे। इसके बाद इसी में और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गईं, जैसे कि 1865 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई। मीन्स कुछ सालों के बाद, यानी कि जैसे 1858 के बाद फिर 1861 का अधिनियम बनाया, फिर 1858-61 के बाद भी फिर 1865 में पुनः परिवर्तन किए गए, और 1865 में गवर्नर जनरल के जो आर्थिक अधिकार थे उनमें वृद्धि की गई, यानी इनको बढ़ाया गया। वित्तीय मीन्स होता है आर्थिक। उसे विधान परिषदें तथा प्रांतों की सीमाएं निश्चित करने या परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया। यानी 1865 ईस्वी में जब गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई, उसमें यह भी अधिकार दिया गया कि वह राज्यों की सीमाएं निश्चित कर सके, और उनमें अगर उसे कुछ बदलाव करना हो तो भी वह कर सकता है। इसके अलावा 1876 में शाही उपाधि अधिनियम पारित कर 1876 में शाही उपाधि अधिनियम पारित कर 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। मीन्स 1876 में एक और बदलाव किया गया। सन 1876 में वो क्या किया गया कि इसमें एक अधिनियम पारित करके, यानी कि एक प्रस्ताव पारित करके 28 अप्रैल, डेट क्या है 28 अप्रैल 1876 को इंग्लैंड की महारानी को भारत की भी महारानी घोषित किया गया। साम्राज्ञी मीन्स महारानी। यानी कि 1876 में एक बड़ा बदलाव यह किया गया
कि पहले जो सिर्फ इंग्लैंड की महारानी थी, अब उन्हें 1876 से भारत की भी महारानी बनाया गया, यानी भारत की महारानी घोषित किया गया। अब वह न सिर्फ इंग्लैंड की हैं, भारत की भी महारानी हैं। इस तरह हर 2-4 साल में या कुछ समय के बाद वह बदलाव करते गए। अब हम बात करें 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर परिषदों में अधिकतम अतिरिक्त 16 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। यानी अब 1876 के बाद 1892 में फिर बदलाव किए गए कानून में, और भारतीय परिषद अधिनियम पारित करके उन्होंने परिषदों में अधिकतम 16 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसके अलावा आगे चलकर 1909, 1919 ईस्वी में एवं 1935 ईस्वी में पारित भारत सरकार अधिनियम में विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या में पुनः वृद्धि की गई, किंतु वास्तविक शक्ति वायसराय के पास ही रही। यानी कि कुछ समय बाद 1892 के बाद फिर उसके 8-10 साल बाद, यानी कि 1919 से लेकर 1935 तक भी कई बदलाव उन्होंने किए, और भारत सरकार के अधिनियम में जो विधान परिषदों की संख्या थी उनमें पुनः वृद्धि की गई, मीन्स उनको बढ़ाया गया। किंतु विधान परिषदों में भले ही वृद्धि की गई, लेकिन जो वास्तविक शक्ति रही वह सिर्फ वायसराय के पास ही रही। यानी कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि वायसराय भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। भले ही विधान परिषदों का निर्माण किया गया, उनको अधिकार दिए गए, लेकिन जो मेन सर्वोच्च व्यक्ति था वो था वायसराय। तो इस तरह भारत सरकार वायसराय एवं उसकी परिषद यानी वायसराय, और उसके बाद उन्होंने अपनी परिषद में क्या क्या बदलाव किए वो इस पैराग्राफ में हमने, इन पैराग्राफों में उसे समझने की कोशिश की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन मीन्स दोबारा गठन, पुनः गठन मीन्स दोबारा गठन। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया स्टूडेंट्स आपको कि जो 1857 का आंदोलन था उसने भारतीय सैनिकों की उसने अंग्रेज शासन की यानी ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया था। यानी 1857 के आंदोलन ने पूरी तरीके से अंग्रेजों को डरा दिया था, जो अंग्रेजी कल्पना के परे थी। मीन्स 1857 के आंदोलन ने भारतीय लोगों ने अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश प्रशासन को, ब्रिटिश सरकार को इतनी टक्कर दी, इतनी कड़ी टक्कर दी कि वह हिल गए और पुनः भारतीयों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए, और उन्होंने उनकी जो सेना थी जो पहले से संगठित थी उसमें उसे पुनः गठित करने की सोची, और उसमें कई सारे बदलाव उन्होंने किए, क्योंकि भारत में फिर भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार ना उठा सकें। इसके लिए उन्होंने सेना के पुनर्गठन के लिए विशेष मतलब कि उन्होंने ध्यान दिया सेना के पुनर्गठन पर। भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ किया, यानी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने 1857 के आंदोलन के बाद की, क्योंकि 1857 के आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया था, और उन्होंने अपनी सेना में भी बहुत सारे परिवर्तन किए जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। और ऐसा इसलिए किया, क्यों किया उन्होंने ऐसा स्टूडेंट्स उन्होंने इसलिए किया ताकि आगे चलकर फिर कभी भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें और वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार एवं रक्षा में अपना योगदान दे सकें। और इसी उद्देश्य से उन्होंने सेना में निम्नलिखित परिवर्तन किए। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना में मिला लिया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना थी, यूरोप महाद्वीप की सेना थी, उसे अंग्रेजी सेना में शामिल कर लिया गया, यानी कि उसको मिला लिया। इसके अलावा
इंग्लैंड की सेना के पदाधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित रूप से भारत भेजने की व्यवस्था की गई। जो कि इंग्लैंड के सेना के अधिकारी होते थे और जो सैनिक होते थे जो पहले भारत में नहीं आया करते थे, अब उन्हें नियमित रूप से भारत भेजने की तैयारी की गई। इसके अलावा सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दी गई, यानी कि जो पहले भारतीय सैनिकों की संख्या सेना में अधिक थी, अब उसे कम कर दिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। मीन्स पहले भारतीय सैनिक ज़्यादा होते थे अंग्रेजों की सेना में, लेकिन 1857 के आंदोलन के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या को कम किया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को, यानी अंग्रेजों की संख्या को बढ़ाया गया, क्योंकि वह डर गए थे। इसके अलावा यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जहां बंगाल में 2.1, वहीं बम्बई एवं मद्रास में 3.1 का रखा गया। यानी कि पहले यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात क्या था, बंगाल में 2.1 का था, अब वहीं बम्बई एवं मद्रास में 3:1 रखा गया। इस तरह बहुत सारे बदलाव उन्होंने सेना में किए। इसके अलावा सेना में जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां आरंभ कर दी। मीन्स क्या किया, पहले 1857 के आंदोलन से पहले अंग्रेज जाति के आधार पर नियुक्तियां नहीं करते थे, लेकिन 1857 के बाद उन्होंने जाति के आधार पर नियुक्तियां दी ताकि लोग आपस में लड़ सकें धर्म के आधार पर। सैनिकों में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, सिख, राजपूत एवं मराठा जैसी रेजिमेंटों का गठन किया गया। सैनिकों में प्रांतीय निष्ठा की भावना को भड़काकर इन राज्यों में, जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिए, रेजिमेंटों का गठन किया गया है ताकि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत ना हो और वह आपस में लड़ सकें। यानी कि भारतीय लोगों को आपस में लड़वाने के लिए अंग्रेजों ने इस तरह की नीतियाँ बनाई। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की कुल आय का लगभग 30% भाग सेना पर व्यय किया जाने लगा। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की जो आय होती थी, कुल आय होती थी, उसका आय का 30% सेना के ऊपर खर्च किया जाने लगा। तो इस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, 1857 का आंदोलन, उसके बाद ब्रिटिश शासन ने अपनी सेना में इतने बदलाव किए ताकि फिर भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र ना उठा सकें। अब इसके बाद प्रशासनिक विभाजन और बदलाव क्या किए उन्होंने, जैसा कि हम पढ़ते जा रहे हैं। सेना में उन्होंने परिवर्तन कर लिया, 1858 का आंदोलन बना लिया, और इसके अलावा एक और जो बदलाव उन्होंने किया वो क्या किया, प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक चीज़ों का उन्होंने बंटवारा किया। 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1858 के बाद बहुत सारे बदलाव हुए। 1861 ईस्वी के अधिनियम से प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन में एक नवीन प्रक्रिया शुरू की गई। क्या किया गया उसमें, यानी 1861 के कानून के बाद प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन में एक नई व्यवस्था की गई और इसमें प्रांतों में विधान परिषदें गठित की गई। मतलब 1861 के बाद प्रांतों में मीन्स राज्यों में विधान परिषदें बनाई गई। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर विधान परिषदें बनाई गई हम देखते हैं। 1862 ईस्वी में बंगाल व बम्बई में, इसके बाद 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, फिर 1894 में पश्चिम बंगाल, इसके बाद 1905 में असम की विधान परिषदें गठित की गई। मतलब इन सनों में इन राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण किया गया। नवीन मीन्स होता है नया, नवीन प्रांतों के गठन के साथ विधान परिषदें भी स्थापित की गई। मतलब जैसे जैसे नए नए राज्य बनाए गए वैसे वैसे नई विधान परिषदें भी बनाई गई। 1919 ईस्वी के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। यानी 1919 के बाद एक अधिनियम बनाया गया, उसके बाद दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई जो कि बंगाल में की गई थी। और इसके अलावा 1935
ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, यानी 1935 में एक नई व्यवस्था की गई जिसे प्रांतीय स्वायत्तता का नाम दिया गया, और यह 1935 से राज्यों में इसे स्वायत्तता को लागू किया गया, मतलब एक नई व्यवस्था शुरू अंग्रेजों ने की थी। तो इस तरह स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में यह जाना कि 1857 के आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से बदलाव भारत में पुनः अपना राज्य स्थापित करने के लिए किए गए थे, कौन कौन से कानून बनाए गए थे। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।